हाफिज़े कुरान यतीम मासूम बच्चे की शादी एक कुत्ते से कर दी गई। इसकी जालिम चची ने मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? सायरा एक मासूम सी बच्ची थी। वो खिली हुई कली थी। जो भी उसे देखता उसका दिल मोम का हो जाता। सायरा को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। वो मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए आती थी। वो बहुत ही नेक बच्ची थी, मगर आजकल वो कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। मैंने इससे कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो खामोश रहती और गुमसुम हो जाती। वो एक यतीम बच्ची थी। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वो अपने चचा और चची के साथ रहती थी, मगर उसकी चची कैसी थी मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था। लेकिन उसके कुछ दिनों से उदास रहने पर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है सायरा, तुम इतनी परेशान और खोई खोई सी क्यों रहती हो? मेरा बस इतना पूछना था। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो छोटी और मासूम सी बच्ची थी। उसके आंसुओं को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि मेरी शादी तय हो गई है मैडम। अब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए यहाँ नहीं आ पाऊँगी। वैसे भी अब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। ये बात मेरे चचा को भी पता है, इसलिए अब शायद मैं मदरसे ना आ पाऊँ कल से, और आज शाम को ही मेरी शादी है। मैडम हैरान हुई और कहने लगी कि इतनी छोटी बच्ची की शादी इतनी जल्दी? और वो सायरा से पूछने लगी कि अगर तुम्हारी शादी है तो तुम आज मदरसे कैसे आ गई? सायरा ने बताया कि मैंने अपनी चची से मिन्नतें की कि मैं आखिरी बार मदरसे जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी चची ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दे दी। लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तब मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं मेरी शादी किससे होगी, वो मुझसे कितना बड़ा होगा, और मुझे तो मर्दों से डर लगता है। टीचर सोचने लगी, इतनी छोटी बच्ची की शादी इतनी जल्दी कोई कैसे कर सकता है? उससे बिना पूछे उसकी शादी कैसे तय कर सकता है? मैंने अपने वालिद से इजाज़त ली और सायरा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ और तुम्हारी चाची को समझाना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी शादी इतनी जल्दी ना करे। मैं कुछ भी करूँगी लेकिन तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूँगी। मेरी ये बात सुनकर सायरा खुश हुई और कहने लगी, मुझे अब आपका ही सहारा है। आप पढ़ी लिखी और समझदार हो, आप मेरे घर वालों को समझा सकती हो। सायरा रो रही थी। मैंने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। मैंने सोचा कि वो किसी गरीब घर से बिलोंग करती होगी, इसलिए उसकी चची की सोच ऐसी है, क्योंकि बेटियों की शादी बड़े उम्र से करने वाले लोग या तो गरीब होते या फिर कर्जे के बोझ तले दबे होते हैं। सायरा मुझे अपने घर की ओर लेकर गई। मैंने उसके घर को देखा तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने सायरा से कहा, क्या ये तुम्हारा घर है? सायरा बोली, जी मैडम, ये मेरा घर है। घर बहुत बड़ा और आलीशान था। ये दिखने में एक बंगले जैसा था। मैं हैरान होकर देखने लगी कि इतने अमीर घर में कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। जाहिर सी बात है यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे होंगे। घर के सामने एक लॉन था जहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। मैंने जब उनके चेहरों को देखा तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वो लोग जंगली इलाके से लग रहे थे। वो लोग ऐसे खड़े थे जैसे कोई तमाशा देखने आए हो। मैंने उनमें से किसी एक से पूछा तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ शादी में आया हूँ। बेगम साहिबा ने मुझे खाने की दावत दी है। सायरा बहुत डरी हुई थी। मैं सायरा के साथ अंदर गई। मैंने उसके चची के रूबरू होकर बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि आप इतनी छोटी सी बच्ची की शादी किससे करेंगी? उन्होंने जवाब दिया और बड़े गुरूर से बोली, मैं इसकी शादी इंसान से करूं चाहे जानवर से, चाहे जवान से करूं या फिर किसी बूढ़े से, आपको इस बात से क्या तकलीफ हो रही है? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाली कि अपने बच्चे की शादी कब और किससे करनी चाहिए? यहाँ से चली जाओगी तो बेहतर होगा, वरना जो शादी आज तुम देखोगी तुमने ज़िंदगी भर नहीं देखी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये शादी रोक लोगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। फिर उसने सायरा से कहा, चलो सायरा, अपने कपड़े पहन कर आओ जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। उस औरत ने सायरा को कपड़े पहनने के लिए कहा। मुझे लगा कि वो कोई शादी का जोड़ा होगा, मगर जब सायरा कपड़े पहनकर आई तो वो काले रंग के कपड़े थे। सायरा बहुत डरी हुई थी और उसकी चची कहने लगी, तुम्हें पता है सायरा, मैं तुम्हारी शादी किससे कर रही हूँ? सायरा की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। वो किसी बूढ़े के ख्याल से डर रही थी। सायरा की चाची ने कहा, चलो दूल्हे को लेने के लिए भी जाना है, इसे हमने पार्क में बांध रखा है। औरत की बात सुनकर मैंने कहा, दूल्हे को बांध कर क्यों रखा है? वो बोली, उसने कहा कि कुत्ते को तो बांध कर ही रखते हैं ना।
वो गलीज और जंगली भी था, जिसके राले भी टपक रही है। उसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो औरत किसी आदमी की बुराई कर रही है, जिसे कुत्ते की मुशाबा दे रही है, मगर ऐसा नहीं था। उसकी चची खुद ही शोर मचाकर कहने लगी, देखो सायरा का दूल्हा आ गया, और वो सायरा का हाथ पकड़कर कुत्ते के पास ले जा रही थी। उसकी टीचर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो सोचती है, मैंने तो सोचा था कि मैं सारा मामला जानकर पुलिस को कॉल करूँगी, लेकिन यहाँ तो बात ही पूरी उल्टी है। ये बात तो नाकाबिले यकीन है। उस औरत ने अपने लॉन में एक बड़े से जंगली कुत्ते को बांध कर रखा था। कई दिनों से भूखा लग रहा था। वो गंदा और गलीज था, और उसे देखने से ये मालूम हो रहा था कि वो एक जंगली दरिंदा है। और अब तो मैं इस नन्ही सी बच्ची की शादी इस जानवर से बिल्कुल भी नहीं होने देती। सायरा की टीचर उसकी चची से कहने लगी, आपको पता है आप क्या करने जा रही है? कम से कम अपने शौहर की भतीजी होने के नाते कुछ तो एहसास कर लीजिए। ये एक यतीम बच्ची है, ये बच्ची हाफिज़े कुरान है, कुछ तो रहम कीजिए। उसकी चची कहने लगी, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ, बहुत हाफिज़ बनी फिरती है। शादी के बाद मैं इसे इस कुत्ते के साथ बांधूंगी। मैंने उसकी चची से पूछा, आप इसकी शादी एक कुत्ते से क्यों कर रही है? इसके पीछे कोई तो बात होगी। उसकी चची कहने लगी, देखिए मैं अपना तमाशा तो नहीं बनाऊंगी, मैं जो कुछ कर रही हूँ सोच समझकर कर रही हूँ। सायरा बोली, मुझे इस कुत्ते से डर लग रहा है टीचर जी, मुझे आप अपने साथ वापस मदरसा ले चलिए। ये कहकर सायरा रोने लगी। उसकी चची ने कहा, तेरी और तेरी टीचर की टांगें तोड़ दूंगी, यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना। यहाँ सब के सब मेरे ही लोग मौजूद हैं, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वो सायरा को घसीटते हुए अंदर ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसकी चची ने कहा, मैं एक मौलवी का बंदोबस्त करूंगी और बाकायदा तुम्हारी शादी उस कुत्ते से कराऊंगी। मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, ऐसा कौन सा बेवकूफ़ मौलवी होगा जो इस औरत की इतनी बेतुकी बात मान जाएगा। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मौलवी आए जो उसको बताए कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस इलाके में इस औरत का बहुत रौब है। सायरा की आंखों में आंसू था, वो बहुत रो रही थी। फिर सायरा के घर में एक मौलवी आया। इसके चेहरे पर सुन्नते रसूल भी था। लड़का शक्ल से बहुत शरीफ लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसके हाथ में निकाह का रजिस्टर देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा, क्या तुम जानते हो तुम किसका निकाह पढ़ाने जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, बेगम साहिबा ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने को कहा। फिर उसने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि वो औरत नन्ही सी बच्ची की शादी एक कुत्ते से करवाने जा रही है? ये सुनकर वो मौलवी भी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, ये तो मज़हब इस्लाम की तौहीन है, मैं ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं करूँगा। बेगम साहिबा को जो करना है वो करती रहे, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सायरा की चची वहाँ आई और उस मौलवी को निकाह पढ़ाने के लिए कही। मौलवी आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मैं ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। आपका ये अमल निहायत ही गैर कानूनी और गैर शरई है। सायरा की चची को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने उस मौलवी को वहाँ से जाने को कहा। टीचर को भी बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं किस जाहिल से बात करने के लिए आ गई। ये तो सिर्फ कपड़ों से ही पढ़ी लिखी लग रही थी। ये सब देख करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सायरा की चाची ने वहाँ पर आने वाले सभी मेहमानों को कहा, लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, खाना सब लोग खाकर जाइएगा। कि चाची ने कुछ औरतों को हुक्म दिया कि इसे पकड़कर कमरे में बांध दो और कुत्ते को भी उसके साथ छोड़ दो। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें खुदा का कोई खौफ भी है या नहीं? इस छोटी बच्ची को वो कुत्ता खा जाएगा। उसकी चची ने कहा कि अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं किसी को कांटेक्ट करूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं यहाँ से निकल कर बाहर किसी से मदद मांगूँ। मैंने सायरा को अकेले छोड़ दिया और घर आते के साथ ही सबसे पहले मैंने ये बात अपने अब्बा को बताई और उन्होंने ये बात अपने जानने वाले SHO साहब तक पहुँचाई। उन्होंने कहा कि हम फ़ौरन ही इस पर एक्शन लेंगे और हम फ़ौरन ही उसके घर जाएंगे।
वो चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इस कदर किसी छोटी बच्ची पर वो जुल्म नहीं कर सकती। ये सब कुछ गैर कानूनी है। कुछ ही देर में सायरा के घर एसएचओ साहब के साथ पहुंच गई। घर में बहुत शांति थी। मैं जल्दी से कमरे की ओर भागी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सायरा बेहोश है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से किसी दूसरे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। फिर मेरी नज़र नीचे लॉन पर पड़ी, जहाँ पर वो जंगली कुत्ता घूम रहा था और उस पर किसी भी किस्म की कैद नहीं थी। इसे तो रस्सी से बांधा गया था। फिर जब हम सायरा की चाची के कमरे में गए तो उन्हें देखकर मेरी जैसे तो जान ही निकल गई। मुझे कुदरत के फैसलों पर यकीन आ गया। किसी के भी साथ ऊपर वाला नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। सायरा की चाची ने सायरा के जायदाद हासिल करने के लिए ये घिनौने खेल खेल रही थी। उसकी शादी किसी जानवर से हो जाए और सायरा की सारी जायदाद उसकी हो जाए, क्योंकि ये घर बार और जायदाद सब कुछ सायरा के नाम पर था। लेकिन अल्लाह ने सायरा की चाची को उसका बदला इसी दुनिया में ही दे दिया था। उस कुत्ते को ना जाने क्या सूझी, उसने अपनी रस्सी तोड़कर वहां से भाग निकला और सायरा की चाची के कमरे में आकर उन पर हमला किया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जो अब ज़मीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। सायरा को होश में लाया गया। उसे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था। उसने जब मुझे असल बात बताई तो मेरा अल्लाह की ज़ात पर ईमान और भी पुख्ता हो गया। वो कहने लगी, मुझे तो चाची ने कमरे में बंद कर दिया था। मेरे जहन में कुछ नहीं आया सिवाय अल्लाह के। मैंने ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत करते करते ही मैं बेहोश हो गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। यकीनन ये उसके ईमान की ताकत थी जो उसे उस जंगली कुत्ते से महफूज रखा। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। इस वाक़ये से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेकी और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।